अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टू वर्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये कि टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर इंडिस्पेंसिबल पीसेस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब बात ये हो रही है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है ना, पूछा ये जा रहा है कि जैसे आईओज जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं कौन कौन से होते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी में आ जाती है। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में से वैसे तो आपके दूसरे भी आ जाते हैं रीजनल जो वो हैं, लेकिन इसमें मेनली ये वाली चीज़ें आती हैं। तो वो पूछ रहे कि किस हद तक ये जो इंडिस्पेंसिबल पीसेस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है। अच्छा, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, इसमें आप कोटेशन वगैरह कोई लिख सकते हैं, विल्सोनियन ऑप्टिमिज्म का जिक्र कर सकते हैं। विल्सोनियन ऑप्टिमिज्म बेसिकली क्या है कि आप लोगों को पता होगा। विल्सोनियन ऑप्टिमिज्म वुड्रो विल्सन था, उसका ये आइडिया था। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ये वाला, ये है वुड्रो विल्सन का कॉन्सेप्ट। यूएस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के बाद दिया था ये, जिसके बाद फिर लीग ऑफ नेशंस बनी थी। अच्छा, आप इसको यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो इंडिस्पेंसिबल हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। इम्पॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल, नागुज़ीर, ज़रूरी हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ये मैंने बोला। फिर बोला वर्ल्ड वॉर। अच्छा, इसकी सबूत मैं आगे उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ कैसे कि वर्ल्ड वॉर से पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, ठीक है। तो क्या था, आई कब ये लिबरलिज्म की थ्योरी आई, आपको पता है लिबरलिज्म की थ्योरी, लिबरल इंटरनेशनलिज्म की थ्योरी, वुड्रो विल्सन का विल्सोनियन ऑप्टिमिज्म, लीग ऑफ नेशंस बनी, उसकी वजह से एक लिबरल आइडिया आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, लिबरल आइडिया, ठीक है। आईओस का आइडिया आया, आईओस बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं। तो वुड्रो विल्सन ने दो ही चीज़ें की थी, कहा था एक स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये यहाँ से आप इसको यूँ बात को स्टार्ट करेंगे, फिर रेफ़र करेंगे बुक का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक लिखा है द इकोनॉमिक वेपन, निकोलस मल्डर की बुक है। इसमें मैंने बोला है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस वर यूज्ड एज एन इकोनॉमिक वेपन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन थ्रू दी प्लेटफॉर्म ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर कोई ये जो अभी रिसेंट इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह यूज़ होते हैं ना, इनका एक लफ्ज़ था, इनको कहा जाता था इकोनॉमिक वेपन्स, और इसी को यूज़ किया जाता था लीग ऑफ नेशन के प्लेटफॉर्म से। सैंक्शंस लगाई गई थी, तब कोशिश की गई थी जर्मनी पे, जापान पे, वो जो मंचूरिया का उसने एनेक्सेशन की थी। तो इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहने का यहाँ पे रेफरेंस का मकसद ये था कि जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करने का काम है ना इकोनॉमिक सैंक्शंस का, वो बहुत पुराना है, वर्ल्ड वॉर वन से पहले का, ये मैंने यहाँ रेफ़र किया। फिर आगे मैंने उसको मज़ीद एक्सटेंड किया कि मार्शल प्लान यूएस ने दिया था बिल्ड करने के, वो सारा आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम के थ्रू हुआ था। तो ये मैंने यहाँ बताया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक बनी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ का उनका काम था, असिस्टेंट प्रोवाइड करनी थी, एक्सचेंज रेट्स को ओवरव्यू करने का उनका टास्क था। ये इसके रोल्स हैं बेसिकली। तो आपको शॉर्ट करके उस पूरे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको समराइज़ करके लिखना होता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि चाइना का AIIBB का जो है इसका मॉडल है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल चाइना का है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रेफ़र किया कि चाइना का भी इंटरनेशनल बैंक आ गया है, एशियन बैंक जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व हमने कैसे करना है कि हमने बताना है कि कैसे ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एक इम्पॉर्टेंट प्लेइंग रोल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस में। कहानी ये कि यहाँ पूछा गया ग्लोबल गवर्नेंस, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपको जो भी सवाल करना है फिर उसका एक लेंस होता है। ये नहीं बताते जाना कि वो इंपॉर्टेंट, उसको ग्लोबल गवर्नेंस के लेंस से देखना है। यहाँ मैंने ये बताया ग्लोबल गवर्नेंस के सेल में कि पहले सीरीज़ ऑफ वॉर्स वर बीइंग हैपेंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द केओस था, वो नॉर्म था वहाँ पे, केओस, एनार्की, ठीक है। तो ग्लोबल गवर्नेंस वर इन बैड सिचुएशन, वर्स्ट क्राइसिस में थी ग्लोबल गवर्नेंस। तो बेसिकली यहाँ मैंने आर्गूमेंट ये रखा है कि बिफोर आईएमएफ ये सारी चीज़ों से पहले वॉर एक नॉर्म होती थी। इसमें मैंने बताया नेपोलियनिक वॉर्स हुई, जर्मन वर्सेस फ्रांस की वॉर्स हुई, 30th वॉर, वर्ल्ड वॉर 2, 1 तो सबसे बड़ा इवेंट है। तो ये एग्जांपल देने का मकसद यहाँ ये है कि बताया जाए कि किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस वर इन worst situation, in bad situation. But after Bretton Woods, after the construction of these international organizations, especially in economic international organizations, there is no world war happened since then.
सही है, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, कोई इशू लार्ज बिग कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। तो ये पहला आर्गूमेंट हो गया, आपने इसको डिफाइन करना है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्रिएशन एंड फॉल ऑफ ब्रेटन वुड। अब दूसरे नंबर मैंने ये बताया कि क्रिएशन और फॉल ऑफ ब्रेटन वुड ने हैज़ चेंज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हाउ इट हैज़ चेंज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसमें ये बताएंगे हम कैसे चेंज किया कि 1944 में IMF बनी, वर्ल्ड बैंक बनी, ब्रेटन वुड सिस्टम बना। तो इनका टास्क क्या था, एक्सचेंज रेट को देखना, डॉलर प्लस गोल्ड, ठीक है, और एक्सचेंज रेट को देखना, असिस्ट करना। इसके बाद क्या हुआ कि जब गोल्ड का इशू आया, वो पता है 1971 में फॉल ऑफ ब्रेटन वुड हुआ, जब प्रेसिडेंट निक्सन जो थे US के, उन्होंने अबेंडन कर दिया था किसके, गोल्ड के मॉडल को। अबेंडन गोल्ड एज एन एक्सचेंज रेट के, मेजर नहीं करेगा US इसके साथ। तो हुआ क्या, उसके बाद से क्या हो गया कि आपका बिल्कुल सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स में चला गया। सिस्टम बिल्कुल वर्ल्ड इंटरनेशनल जो था ना सिस्टम, वो इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था बेसिकली। तो ये डिसीजन लिया निक्सन प्रेसिडेंट ने, इनके US के प्रेसिडेंट ने, और उसके बाद से रीडिफाइनिंग रोल्स ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक को। देन इनके रोल्स जो थे ना वो रीडिफाइन किए गए। उसके बाद वर्ल्ड क्या, बेसिकली वर्ल्ड हो गई थी डिपेंडेंट। यहाँ आर्गूमेंट ये है कि वर्ल्ड हो गई थी इस सिस्टम की डिपेंडेंट, इस ग्लोबल गवर्नेंस की। उसकी वजह से फिर इसके रोल्स को अल्टीमेटली तो ख़त्म हो गया था ब्रेटन वुड सिस्टम, लेकिन स्टेट्स इतनी डिपेंड हो गई थी कि ख़त्म नहीं हो सका, तो ये कंटिन्यू रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, 1970s के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन्स दिए थे, लोन्स की पॉलिसी गई, लोन्स पॉलिसी दी गई थी। फिर इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म का एक फिनोमेना था। तो यहाँ आप पूरी चीज़ें नहीं बताएंगे, बेसिकली अपने आर्गूमेंट को जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे कि आपने किस तरीके से अपनी बात कर रहे हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस के लिए कैसे ज़रूरी थे। तो ग्लोबल गवर्नेंस का मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ज़रूरी है कि वो डिपेंडेंट कर दिया था स्टेट्स को इसके ऊपर, अपने इकोनॉमिक असिस्टेंस के ऊपर, अपने लोन्स के ऊपर, अपने जो भी इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म का मॉडल था, कनेक्टिविटी का मॉडल था। तीसरा आर्गूमेंट यहाँ पे ये है कि गेट जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, और WTO बाद में ये बन गया था 1995 में, जब WTO बना दी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्लेज अ पिवटल रोल इन द इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो एज वी ऑल नो दैट फ्री ट्रेड, इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज़ ऑल द एजेंडा, और कह सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फ्री ट्रेड, लिबरलिज्म, लेसिस फेयर इकोनॉमी, laissez-faire economy. These are all the policies and agendas of the World Trade Organization to implement these free trade, economic liberalism, rules and regulation. Under these specific rules and regulation, they grant a special status under World Trade Organization, जिसको आप फेवरेट नेशन, फेवरेट स्टेट बोलते हैं। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था 1996 में, और पाकिस्तान ने इंडिया को दिया था 2011 के अंदर। वो शो कराना होता है कि हम आपके फेवरेट थे। तो रिटर्न एंड डिफाइन रोल इन्होंने इसके वो किए थे, सिस्टम ऑफ फ्री ट्रेड। ये जो इंडो पैसिफिक के अंदर सारा मामला चल रहा है, वो यही चल रहा है ना कि चाइना इसको नहीं मान रहा हो। तो आपने ये पूरे ओवरऑल बताना है कि किस तरीके से ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने रोल, ट्रेड को बेहतर किया है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म को प्रमोट किया है, दुनिया की ट्रेड बढ़ाई है, कंपैरेटिव एडवांटेज को इन्होंने, कंपैरेटिव एडवांटेज, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यू हैव टू नो, ये यूज़ हुई थी, ठीक है। इसको आपके रॉबर्ट कोहेन ने वो किया था, कोहेन, इकोनॉमिक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की तरफ से, सही है, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो यू हैव टू नो दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज एंड यू हैव टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर पैराग्राफ्स एंड टू जस्टिफाई योर आर्ग्यूमेंट्स दैट यू हैव बीन एस्टैब्लिशिंग इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज़ के असिस्टेंट टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को असिस्ट कैसे किया। IMF, वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन गिविंग लोन्स इन ऑर्डर टू डेवलप देयर ह्यूमन कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, ETC दिस। अब यहाँ पे यू डोंट नीड टू क्रिटिसाइज़ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे एक आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि वो इंडिस्पेंसिबल है। आप क्रिटिकल व्यू में आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ करेंगे, बुक का रेफ़र करेंगे, आपके पास जो भी आर्गूमेंट होगा। यहाँ पे यू हैव टू एक्नॉलेज डैट कि दीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैव आर बेनिफिशियल फॉर द स्टेट्स। यहाँ आप एग्जांपल देंगे, पाकिस्तान ने तरबेला, मंगला इसके डैम से बनाया, ईरान के अंदर इन्होंने इंक्लूजन पहले की थी, वो तो रेफ़र नहीं हो सकती, कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने प्रोटेक्शन की, ये सारी डेवलपमेंट की, दुबई के अंदर डेवलपमेंट की। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ह्यूमन के किस तरीके से इन्होंने इम्प्रूव किया है ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को। तो दिस आर्गूमेंट इज़ वैलिड फॉर
third world countries. And the last point in establishing the argument of global governance वो ये है कि successful case study of Singapore and India. अब आपको इस argument को develop करने के लिए you must know what were the models of the India and Singapore. India को इन्होंने 1990s में लोन दिया, 1991 में India was at the brink of a collapse. सही है, brink of collapse, economic collapse. तो IMF के पास गए ये लोग, दे हैव कंडक्टेड रिफॉर्म्स, सारी रिफॉर्म्स को सैप के थ्रू किया, सैप का पता स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स इन्होंने लिया, फिर उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराया. द गोल इज़ टू इम्प्लीमेंट. तो ये चीज़ इन्होंने करके एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे सामने आ जाता है. इंडिया एक ग्रेटेस्ट इकॉनमी बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता. लिबरलाइजेशन के मॉडल, ओपन मार्केट की यहाँ पे इन्होंने वो लाइसेंस राज को ख़त्म किया. तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू ऐड दिस इन ऑर्डर टू डेवलप दिस आर्गूमेंट, रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी एंड गुड गवर्नेंस. अल्टीमेटली मैंने अपने आर्गूमेंट को यहाँ डेवलप किया है कि किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस को इन्होंने यहाँ पे हेल्प किया है. अब आ जाते हैं क्रिटिकल व्यू में. ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन ना, कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि क्रिटिकल व्यू में कि क्रिएटेड ईस्ट वेस्ट डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट की है इन्होंने, नॉर्थ साउथ की. ठीक है, इसमें यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वर्सेस डेवलप कंट्रीज़, ऑब्वियसली एक स्ट्रगल चल रही है. इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट देंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी. बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी वाज गिवन बाय जी फ्रैंक और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाज गिवन बाय वॉलरस्टीन, फ्रैंक वॉलरस्टीन. ठीक है, तो इस तरीके से यू है, मतलब दीज टू थ्योरीज आर गिवन इन ऑर्डर टू क्रिटिक दिस ग्लोबल इंस्टीट्यूशनलिज्म. ओवरऑल ये आया था 1980s के अंदर. दिस इज़ बेसिकली ए मॉडल इंस्पायर्ड फ्रॉम दी आपका मार्क्सिज्म. सही है, मार्क्सिस्ट मॉडल से सब्सक्राइब्ड है. बेसिकली ये कहता है कि यार जो सारी कोर 3 चीज़ों में डिवाइड किया था इन्होंने, कोर 2 में कह लें मेजर, कोर पेरिफेरी. कोर पेरिफेरी के अंदर इन्होंने डिवाइड किया. ग्लोबल वर्ल्ड पावर जो डेवलप नेशन है वो कोर है, दूसरी नेशंस जो हैं वो पेरिफेरी हैं. कोर क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है पेरिफेरी कंट्रीज़ को, और सारे रिसोर्सेज यहाँ से लेके जाके यहाँ पे ले आते हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, और ये अपनी डोमिनेंस क्रिएट करती हैं और इस तरीके से ये डेवलप बनती है. तो ये पूरी क्रिटिक यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन दिस हेडिंग इन दी अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दीज थ्योरीज. तो ये वाला पहला आर्ग्यूमेंट हो गया. सेकंड आर्ग्यूमेंट इज एंटेंगलिंग कंट्रीज इन डेब्ट ट्रैप. डेब्ट ट्रैप का एक बहुत रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट है. बेसिकली डेब्ट ट्रैप का आर्ग्यूमेंट यही है कि पूरा आप बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैव entangled these emerging economies and developed countries into the debt trap, structural adjustment programs. तो दिस ये हो गया यहाँ पे. फिर आप बताएंगे कंडीशनैलिटी फैक्टर आ जाता है रिफॉर्म्स करने का. ये लोग कहते हैं रिफॉर्म्स में क्या कहते हैं, टैक्स कट करें, एक्सपेंडिचर्स को कम करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट्स इन्हांस करें. इसकी एग्जांपल आप डाल सकते हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन के अंदर है, इकोनॉमिक कोलैप्स के ऊपर है ये सारी चीज़ें. तो इस तरीके से यू हैव टू बिल्ड दिस डेब्ट ट्रैप आर्ग्यूमेंट. डेब्ट ट्रैप के आर्ग्यूमेंट के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त रेलेवेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस बुक का रेफ़र करें, आप सीधा बुक का रेफ़र करें, इकोनॉमिक हिटमैन. You must have listened about this book, Economic Hitman by मेरे जहन में नहीं आ रहा. इकोनॉमिक हिटमैन जो है ना वो उसकी बुक है. उसमें इसने बेसिकली आर्ग्यूमेंट यही डेवलप किया था कि दीज कंट्रीज़ को जो है ना, इन सारे कंट्रीज़ को एक डेब्ट ट्रैप में लेके आया है यूएस. ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ये बताना, थॉमस क्या नाम था उसका, पीटरसन, जो भी था. अब यहाँ पे इस तरीके से इस आर्गूमेंट को जस्टिफाई करेंगे. तो आपको एक नॉर्मल हेडलाइंस के अंदर इट मस्ट बी ऑफ 5 to 6 लाइंस के अंदर आपको अपना आर्गूमेंट बिल्ड करना होता है. नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बिग पावर्स ऑन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आप ये बोल सकते हैं कि जब पाकिस्तान का केस सबसे पहले रेलेवेंट एग्जाम्पल दिए यहाँ पे हमने, वो ये है कि जैसे पाकिस्तान के केस में ना यूएस का पार्टनर, जैसे हम यूएस के साथ हमारी डीलिंग अच्छी होती है, हमारा IMF प्रोग्राम रिवाइव हो जाता है. मतलब ये कि यूएस का इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर, क्योंकि इनका एक सिस्टम होता है वोटिंग सिस्टम. वोटिंग जो सिस्टम है ना, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. दिस वोटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन फंडिंग्स. तो इस तरीके से जिसकी फंडिंग ज़्यादा होगी, यूएस हैव बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर ना. तो इस तरीके से ये आर्गूमेंट आ सकता है कि वो तो अपने हक में ले आते हैं. फेटफ केस पाकिस्तान के हक में बहुत रेलेवेंट है. इन्होंने फेटफ को, UAE को फेटफ के अंदर डाल दिया.
ठीक है, फ़ेब 2022 के अंदर पाकिस्तान को अभी फेटअफ से निकाला है, जब हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के यूएस के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये पूरा 2-3 केसेस के साथ आपका आर्गूमेंट बहुत बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा इस तरीके से। और लास्ट एक और मैंने इसमें लिखा था कि फॉरेन प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने बेसिकली स्टेटमेंट दी थी कि ये जो आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैव बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएटिंग एन इन्फ्लुएंस एंड फॉर अपनी बात मनवाने के लिए ये बिग कंट्रीज यूज़ करते हैं। और लास्ट आप आर्ग्यूमेंट देंगे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हार्ड एंड रिजिड कंडीशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैव हार्ड एंड रिजिड कंडीशंस होती हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। वो क्या होती हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस नहीं देखते, दे इस्टेब्लिश, दे इम्पोज, दे फॉइस्ट their rules without knowing the cultural differences, without knowing the difference of this their society, their people, उनकी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें मेजर नहीं करते, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे देखते हैं, बोलते हैं ये करो, कोई ये नहीं देखा जाता, वहाँ पे वुमेंस के इश्यूज़ नहीं देखे जाते। तो ये पूरा आर्गूमेंट आप ये बताएंगे कि हाश अपनी रिजिड कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं। तो इसी तरीके से आप कंक्लूजन बनाएंगे यहाँ पे कि नो डाउट इंडिविजुअली आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंडुबिटेबली कोई शक नहीं है इस बात पे कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आईओज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैव बीन प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऑल्दो देयर आर टू मैनी केस स्टडीज इन ऑर्डर दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डेवलप्ड कंट्रीज, बट along with this there are many criticisms, and West and international economic institutions have to overcome these economic ये जो आपकी critical view जो हमने पूरा किया, they have to overcome these vulnerabilities, these criticism in order to advance in मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको लेके चलना चले। तो that's all, आपको इस सवाल से पूरा सवाल करना होगा, इस तरीके से डेवलप करें और